लो दोस्तों, इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि जो परमाणु का थॉमसन मॉडल था, तो थॉमसन ने क्या बताया था कि परमाणु क्या होता है, एक धनावेशित गोला होता है जिसमें कुछ मात्रा में क्या रहते हैं अपने पास, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो उसने उसका एटम का स्ट्रक्चर बताया था थॉमसन ने। अब अपन बात करते हैं, उसने ये माना था कि गोले में कुछ छोटे छोटे, जैसे केक में रहते हैं वैसे अपने पास क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो उसने क्या माना, धनावेशित गोला माना, उसने कुछ उसी समान मात्रा में क्या माने, इलेक्ट्रॉन माने। फिर अपने पास एक उसके बाद का मॉडल आता है रदरफोर्ड का मॉडल। तो जिसने क्या किया था, थॉमसन परमाणु को फेल कर दिया था। तो इसने तो सबसे पहले जो थॉमसन परमाणु की कमियां थी वो दूर की। तो रदरफोर्ड के तो स्टूडेंट हुए थे जिसका नाम था एच गाइगर। ये दोनों रदरफोर्ड के स्टूडेंट हुए थे, एच गाइगर तथा ई मार्सडन। तो ये रदरफोर्ड के अंडर में इन्होंने एक प्रयोग किया था जिसका नाम क्या दिया अपन ने, रदरफोर्ड मॉडल। तो इसका अपना जो आगे वाला टॉपिक है वो है अपने पास रदरफोर्ड स्कैटरिंग। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग इसी के बेस पे, जब तक ये वाला आपको समझ में नहीं आएगा तो स्कैटरिंग समझ में नहीं आएगी कि इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसका मॉडल। तो परमाणु का जो रदरफोर्ड मॉडल है वो दिया क्या गया था, कब दिया गया था, 1909 में। तो जो थॉमसन परमाणु का मॉडल है वो दिया गया था 1904 में, ये दिया गया था अपने को 1909 में। किसने दिया था, एच गाइगर तथा ए मार्शलिन ने, जो रदरफोर्ड के स्टूडेंट हुए थे एच गाइगर तथा ए मार्शलिन, इन्होंने क्या किया था, दोनों ने ये इस प्रयोग को किया था किसके अंडर में, रदरफोर्ड के अंडर में। अब इस पर हम बात करते हैं कि इसमें एल्फा कण, तो अपन सबसे पहले तो एल्फा कण की बात आती है तो अपन को पता होना चाहिए एल्फा बीटा गामा कण कौन से होते हैं। तो यहाँ पे एल्फा कण की बात होती है तो एल्फा कण हमेशा कौन सा होता है, 2 हीलियम 4 यानी 2He4। अब अपन बात करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें से क्या हो, स्वतः एल्फा कणों का उत्सर्जन होता है। यानी कोई भी अपन रेडियो एक्टिव पदार्थ रख लेते हैं, मान लें कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ रख लिया अपन ने, वहां से क्या होगा, एल्फा कण हमेशा स्वतः ही बाहर निकलते रहते हैं, वही क्या कहलाता है, अपना रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाता है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के कुछ नाम लिखिए तो आप कोई सा भी काम में ले सकते हो। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो क्या था, वो समझते हैं। तो उसमें मॉडल में क्या बताया इसने, तो सबसे पहले तो क्या किया था उसने, कुछ भी एक लेड बॉक्स लिया, यानी ये वाला क्या अपना एक लेड बॉक्स है, इसके अंदर क्या रखा था, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा था। रेडियो एक्टिव पदार्थ में आप कुछ भी रख सकते हो। तो मान लिया कि अपन ने कोई सा भी रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया इस बॉक्स के अंदर। अब बॉक्स के अंदर क्या हुआ, रेडियो एक्टिव पदार्थ रखने से क्या होगा, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या करेगा, अल्फा कणों का उत्सर्जन करेगा, अल्फा कणों को बाहर निकालेगा। जब ये अल्फा कणों को बाहर निकालेगा तो मान लिया कि यहाँ से जो अल्फा कण बाहर निकल रहे हैं, ये वैसे जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो भी बताऊंगा कि कैसे अल्फा कण बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ यहाँ से अल्फा कण जैसे बाहर निकलते, तो जब अल्फा कण बाहर निकलते हैं किरण पुंज के रूप में, यानी यही अल्फा कण जो बाहर निकलते हैं वो किस फॉर्म में निकलते हैं अपने पास, किरण के रूप में या किरण पुंज के रूप में। तो यहाँ से मान लिया कि अल्फा किरण किरण पुंज के रूप में बाहर निकल रहा है। फिर इसके आगे अपन ने क्या लगाई, गोल्ड लेयर, यानी जिसे बोलते हैं स्वर्ण की पन्नी। तो स्वर्ण की पन्नी का मीनिंग, कोई गोल्ड की पन्नी है, इसकी लेंथ या उसकी जो लेंथ वो चौड़ाई है वो कितनी है, जिसकी मोटाई कितनी है, 10⁻⁻7 मीटर। तो यहाँ पे क्या किया आपने, जो भी अल्फा कण किरण पुंज आ रहा था वो कहाँ पर जाएगा, इस पे जाएगा, स्वर्ण पन्नी पे जाएगा। जब ये स्वर्ण पन्नी पे आपतित होते हैं, यानी अल्फा किरण या अल्फा किरण का पुंज जब स्वर्ण पन्नी पर आपतित होता है तो क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ विक्षेप दिखाई देता है। तो वही विक्षेप लिया अपन ने कि यहाँ पर क्या था, अपन ने स्वर्ण पन्नी ले ली, यहाँ से अल्फा किरण पुंज इस पर टकराया तो ये अल्फा कण क्या होंगे, विक्षेपित होंगे या स्कैटरिंग होगी इनकी। तो ये मान लिया कि यहाँ पे जो अल्फा कण थे, कुछ पार्टिकल तो क्या होता है इसमें इस तरह से निकल जाते हैं, कुछ पार्टिकल हो सकता है इसकी ओर चले जाए, कुछ पार्टिकल हो सकता है इसकी ओर चले जाए। तो ये वाला जो प्रयोग किया जाता है वो निर्वात में किया जाता है। निर्वात में क्यों किया जाता है, क्योंकि अल्फा कणों के ऊपर कोई वायु का इफेक्ट ना आए, कोई हवा का इफेक्ट ना आए, उसकी वजह से ये किस में किया जाता है, निर्वात में किया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन है अपने पास कि इसमें स्वर्ण पन्नी ही क्यों काम में ली, क्यों और भी तो कुछ काम में ले सकते थे, तो और क्यों नहीं लिया, स्वर्ण पन्नी ही क्यों। तो अपन कह सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है और स्वर्ण पन्नी है, नहीं अल्फा पार्टिकल से 50 गुना भारी क्या है अपने पास, स्वर्ण पन्नी है। तो यदि अल्फा पार्टिकल की बमबारी करवाई जाती है या इंसिडेंट करवाई जाती है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, वो स्थिर रहती है। उसकी वजह से अपन ने क्या किया, स्वर्ण पन्नी काम में ली है। तो स्वर्ण पन्नी काम में लेने का रीजन क्या है, अल्फा कण से 50 गुना भारी होती है, इसलिए अपन ने स्वर्ण पन्नी काम में ली। फिर इसमें क्या है अपने पास, ये वाला एक पर्दा है जिसमें ZnS यानी जिंक सल्फाइड से लेपित एक पर्दा होता है, जिसमें क्या होता है अपने पास, ये वाला मान लिया कि पर्दा है। तो यहाँ से जब भी अल्फा किरण का इंसिडेंट होकर कहाँ गया, स्वर्ण पन्नी पे। स्वर्ण पन्नी पे जाने के बाद क्या होगा, ये अल्फा कण विक्षेपित हो जाएंगे, अलग अलग दिशाओं में बिखर जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, अपन को एक चमक दिखेगी। उसी चमक को अपन किससे देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं कि पर्दे पर चमक कैसे दिखती है। ऐसे जब आपने ऑप्टिक्स BSc थर्ड ईयर में आए तो शायद सेकेंड ईयर में ऑप्टिक्स में प्रैक्टिकल में देखा ही होगा कि चमक कैसे दिखती है, जैसे ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल की है तो आपने।
स्पेक्ट्रम कैसे दिखती है, तो उसी फॉर्म में ये दिखता है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से स्वर्ण पन्नी को पार करने के बाद निकलते हैं उनको डिटेक्ट भी कर सकते हैं। डिटेक्ट किसके द्वारा कर सकते हैं, जो अपने पास गाइगर काउंटर आता है, जीएम काउंटर। वैसे थर्ड ईयर का प्रैक्टिकल भी है आपके पास जीएम काउंटर और एक गाइगर काउंटर आता है। तो उस गाइगर काउंटर को मान लिया कि ये गाइगर काउंटर कहाँ लग रखा है अपना, यहाँ पे लग रहा है, जो क्या करता है अपन को अल्फा कण को डिटेक्ट करता है, उसको बता सकता है कि ये कितने अल्फा कण है, यानी अल्फा कणों की संख्या यहाँ से ज्ञात की जा सकती है। ये क्या रहता है, मूवेबल रहता है, यानी ये इसमें क्या होगा चारों तरफ घूम सकता है। तो यही अपना क्या है, अपना रदरफोर्ड का जो मॉडल है, रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था वो ये किया था। अब अपन बात करते हैं कि जो प्रयोग था वो तो ऐसा था, पर इसको ईजिली लैंग्वेज में समझने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया है। इसमें क्या होगा, अपने पास ये ले लिया अपन ने कोई सा भी लेड बॉक्स ही क्यों, इसमें भी क्यों वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं जब थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो कि लेड बॉक्स ही क्यों काम में लिया, तो लेड बॉक्स ही क्यों लिया, कोई बता सकता है। लेड बॉक्स में क्या किया अपन ने, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा, यानी लेड बॉक्स है, लेड बॉक्स में क्या रखा अपन ने, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा। जब इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा जाता है तो रेडियो एक्टिव पदार्थ अपन ने रख लिया 83Bi2 214। अब ये क्या करेगा, अल्फा किरण को बाहर निकालेगा। तो लेड बॉक्स लेने का क्या कारण है, कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ रखा है तो ये क्या करेगा, चारों ओर से अल्फा कणों को बाहर निकालेगा। तो जब चारों ओर से अल्फा कणों को बाहर निकालेगा, पर अपन को तो क्या चाहिए, किरण पुंज के रूप में अल्फा कण चाहिए। तो अपन ने थोड़ी सी जगह रख ली उसमें के बीच में, ताकि क्या हो, अल्फा कण यहाँ से बाहर निकल सके। बाकी जो भी इसके अलावा अल्फा कण निकल रहे वो क्या करेगा, ये लेड बॉक्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको अब्सॉर्बिट कर लेगा। इसलिए अपन ने लेड बॉक्स काम में लिया है। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ से क्या हुआ, अपने पास जो अल्फा किरण पुंज था वो कहाँ जाएगा, अपने पास लेड प्लेट क्यों लगाई है। प्लेट क्या काम करेगी, जो भी अल्फा कण आ रहे हैं, यानी जो अलग अलग अल्फा कण आ रहे हैं उसको क्या करेगा, एक समांतर किरण पुंज के रूप में आगे भेजेगा। यानी कोई प्लेट फिक्स होती है, उसके बीच में फिक्स जगह होती है, तो उसके बीच में से क्या जाएगी, वो किरण पुंज के रूप में जाए। तो ये वाली लेड प्लेट है, तो यहाँ से क्या होगा, अल्फा किरण की जो पुंज आ रही थी वो कैसे जाएगी, लेड प्लेट के बीच में समांतर किरण पुंज के रूप में जाएगी। फिर अपन ने यहाँ पे लगाई है वही स्वर्ण पन्नी जो अपन ने यहाँ पे लगाई थी। तो ये क्या, अपनी स्वर्ण पन्नी जिसकी मोटाई कितनी 10⁻⁷ मीटर। जब ये अल्फा कण यहाँ पे स्वर्ण पन्नी से टकराते हैं, यानी मान लिया कि ये अल्फा कण आए यहाँ पे टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद ये अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। तो अपन ने जो गोल वाले जो स्क्रीन ली थी वही अपन ने क्या ले लिया, एक पर्दा या स्क्रीन ले ली, जो किससे लेपित है, जिंक सल्फाइड ZnS से लेपित है एक साइड में। यहाँ पे क्या होगा, एक चमक दिखेगी, उसी चमक को अपन किसके द्वारा देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, माइक्रोस्कोपिक के द्वारा देख सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा कण आए, अल्फा कण क्या हुआ अपने पास, यहाँ टकराने के बाद क्या होगा, इसमें चमक उत्पन्न होगी। तो अब ये वाला तो अपना क्या प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट था। अब यदि प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी सेम ऐसा ही होता है अपने पास। इस टाइप से कोई रख देते हैं अपन प्लेट, उसके बीच जैसे ये वाला कोई भी प्लेट रख दिया, बॉक्स रख दिया, इसके बीच में अपन ने क्या रखा, ये सेंटर में रख दिया रेडियो एक्टिव पदार्थ। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या करेगा अपने पास, जब यहाँ से अल्फा कण बाहर निकालेगा, तो अल्फा कण बाहर निकालेगा तो अपन क्या करेंगे, ऊपर से अल्फा कणों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो यदि जीएम काउंटर आपने प्रैक्टिकल किया है तो जीएम काउंटर में अपन क्या करते हैं, उस तरह से प्रैक्टिकल करते हैं। तो आप थर्ड ईयर में करोगे, वैसे थर्ड ईयर का प्रैक्टिकल और MSc में भी है। तो ये क्या अपने पास, ये इसका प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट था, ये भी इसका इंस्ट्रूमेंट था। तो ये तो इसको अपन ने इजीली समझने के लिए बनाया। बाकी जो मेन चीज़ है वो क्या है, ये वाली है। तो इसका जो इसको निर्वात में क्यों किया गया था, निर्वात में करने का रीज़न वो ये कि ये वायु का इफेक्ट इस पर नहीं आए। अब फिर हुआ क्या, इसमें देखने को क्या मिला, प्रयोग तो कर लिया अपन ने, प्रयोग तो हर कोई करता है, फिर प्रयोग के बाद कुछ निष्कर्ष भी निकलते हैं। तो इस प्रयोग में हुआ क्या, क्या देखने को मिला अपन को, तो बात करते हैं क्या हुआ था इसमें। तो अपन बात करते हैं कि कुछ अल्फा कण थे, देखो यहाँ पे कुछ अल्फा कण तो कहाँ जा रहे हैं, इस पन्नी को पार करके कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, यानी पर्दे पर पहुंच रहे हैं। कुछ अल्फा कण है वो तो कहाँ जा रहे हैं, अपने उनको पर्दे पर जा रहे हैं। और कुछ अल्फा कण वो क्या होते हैं, यहीं से टकरा के वापस क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट, यानी वापस ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और कुछ एक आधा पार्टिकल ऐसा होता है जो क्या होता है, अपने पास यहाँ से टकरा के वापस इसी डायरेक्शन में लौट जाता है। यानी ये कुछ 8 या 10 हज़ार में से कोई एक ऐसा पार्टिकल होता है जो क्या होगा, 180 डिग्री से वापस मुड़ के रिटर्न हो जाएगा। तब इससे निष्कर्ष क्या क्या निकले, निष्कर्ष ये निकलता है कि जब यहाँ पे कोई भी स्वर्ण पन्नी रखी थी, तो फर्स्ट निष्कर्ष देखते हैं अपन। तो फर्स्ट निष्कर्ष क्या निकलता है अपने पास, कि यहाँ पे जो अपन ने स्वर्ण पन्नी रखी थी, स्वर्ण पन्नी से जो भी अल्फा कण निकल रहे बाहर, तो अल्फा कण बाहर निकल रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब स्वर्ण पन्नी को पार करके अल्फा कण बाहर निकल रहे, यानी थॉमसन मॉडल क्या कह रहा था, तो कि जो भी गोला है वो पूरा भरा हुआ है। अब यदि उसको अपन यहाँ माने कि ये अपना कोई भी परमाणु है,
तो ये क्या, यदि पूरा भरा होता, अगर पूरा भरा होता धनावेशित थे, तो ये अल्फा कण क्या है, अल्फा कण भी एक तरह से धनावेशित कण है, और ये भी धनावेशित होता, वो क्या होता उसमें प्लस प्लस आवेश होता है, यानी दोनों पॉजिटिव चार्ज होते तो क्या करता, प्रतिकर्षण करता, पर ऐसा नहीं हुआ। इसमें तो क्या हुआ, जब अल्फा कण इस पर टकराए तो ज्यादातर अल्फा कण क्या हुए, क्रॉस करके इसको पार करके आगे निकल गए, यानी अपन कह सकते हैं कि जब इसने अल्फा कण यहाँ से इसको क्रॉस करके आगे निकला है, यानी अपन कह सकते हैं कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है वो कैसा होता है, खोखला होता है। तो फर्स्ट निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है अंदर से क्या होता है, भीतर से खोखला होता है। तो कह सकते हैं कि जो परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से होता है वो कैसा होता है, खोखला होता है। खोखला होने का अपन को कहाँ से पता लगा, जब अल्फा कण क्या हुए, सब तरह से अलग अलग दिशाओं में क्रॉस करके बाहर निकल गए। फिर अपन सेकंड बात करते हैं कि और अल्फा कण में क्या इफेक्ट आया, देखो ये अल्फा कण तो क्रॉस करके निकल गए थे, यानी परमाणु का अधिकांश भाग क्या था, खोखला था। अब कुछ पार्टिकल ऐसे अल्फा कण जो 90 डिग्री से ज़्यादा पर विक्षेपित हो गए, यानी हो सकता है 125 105 डिग्री पे हो गए, तो यानी कुछ पार्टिकल ऐसे जो ये वाले पार्टिकल जा रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, इससे प्रतिकर्षित होकर वापस उल्टी दिशा में जा रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, ये इसका मीनिंग होता है कि परमाणु के केंद्र में कुछ ऐसा पार्टिकल है, यानी अल्फा कण प्लस आवेशित है, यानी ये कह रहा है कि परमाणु के बीचों बीच यानी सेंटर में इसके देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ है बीच में, जिससे वो क्या हो रहा है, कुछ पार्टिकल या कुछ अल्फा कण क्या हो रहा है, उससे प्रतिकर्षित होकर वापस कहाँ जा रहे हैं, दूसरी दिशा में जा रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ज्यादातर पार्टिकल निकले थे वो तो क्रॉस करके निकल गए, यानी अधिकांश भाग क्या मान लिया अपन ने, खोखला मान लिया। दूसरा अपन ने देखा कि यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो रहे हैं, इससे यहाँ से प्रतिकर्षित हो रहे हैं। प्रतिकर्षित यानी प्रतिकर्षित कब होता है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या होगा अपने पास, रिपल्सिव होगा, तो यही रिपल्सिव हो रहा है यहाँ पे, यानी यहाँ पे भी क्या है अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी अल्फा कण का पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या कर रहा है, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर वो कहाँ जा रहा है, वापस मुड़ के वापस उल्टी दिशा में जा रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि जो दूसरा निष्कर्ष निकलेगा वो क्या निकलेगा, कि परमाणु के सेंटर में कुछ न कुछ ऐसा भाग है जिसमें क्या रहता है, धनावेशित भाग रहता है। यानी अपन लिख सकते हैं कि जो दूसरा पॉइंट है अपने पास, परमाणु के केंद्र में धनावेश है, यानी कह सकते हैं कि परमाणु के केंद्र में क्या अपना धनावेश है। धनावेश का मीनिंग है कि यहाँ पे कोई भी चार्ज है पॉजिटिव है, तो ये अल्फा कण भी पॉजिटिव चार्ज होकर यहाँ पे आके वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर अपन कहते हैं कि अपन एक थर्ड पॉइंट और लिखा, थर्ड पॉइंट में क्या, यहाँ पे अल्फा कण था, यहाँ पे अल्फा कण था, तो यहाँ पे अल्फा कण क्या होगा, एक पार्टिकल ऐसा होता है जो टकरा के वापस 180 डिग्री पे लौट जाता है, यानी वो उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, यानी थर्ड निष्कर्ष निकाल सकते हैं अपन कि इसके परमाणु में जो सेंटर में कह सकते हैं कि एकदम सेंटर में क्या रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जिससे क्या होगा, वो परमाणु उसके पास न जाकर वो दूर से ही रिपल्सिव हो जाता है, दूर से ही क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित हो जाता है। यानी अपन ने कोई एक पार्टिकल यहाँ रखा है, एक पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ आ रहा है, पर इसमें प्रतिकर्षण बल इतना ज़्यादा है कि वो इसके पास भी नहीं जा पाता और यहाँ से क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। तो ये कंसेप्ट सेम यहाँ पे हो रहा है। तो थर्ड केस में क्या होगा, तो रदरफोर्ड ने माना कि परमाणु के बीच में कुछ ऐसा धनावेशित भाग है, तो धनावेशित भाग को इसने क्या मान लिया, नाभिक मान लिया। तो वहां से पता लगा कि नाभिक कहाँ से प्राप्त हुआ अपन को। तो परमाणु के मध्य में क्या होता है, नाभिक होता है। तो ये तीन चीजें यहाँ से पता लगी थी कि परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है, परमाणु के केंद्र में धनावेश होता है, और परमाणु के मध्य में क्या होता है, नाभिक होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लेना हो तो।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, तो इसने जो निष्कर्ष निकाले वो यही निकाले थे। अब यदि अपन अल्फा प्रकीर्णन की बात करें, आपके जो आगे कंसेप्ट आएगा वो क्या आएगा, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, यानी रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है, जो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, और उसने स्कैटरिंग के बेस पे कुछ डेरिवेशन दिया था। तो वही अपन बात करते हैं। तो यदि मैं इसको अल्फा कण के बेस पे यदि डायग्राम बनाना चाहूँ तो क्या है अपने पास, ये बीच में क्या है अपना कोई भी नाभिक है जिस पर क्या है अपना धन आवेश है, ये इसका क्या कोई भी परमाणु का गोला है। यहाँ से क्या आ रहे हैं अपने पास, अल्फा कण आ रहे हैं। देखो इस डायग्राम से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये इसके ने निष्कर्ष निकाले, यानी इसने क्या बताया कि परमाणु के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जिससे क्या हो रहा है, ये सब अल्फा कणों को अलग अलग दिशा में जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे तो जो अल्फा कण थे, जो यहाँ पे नाभिक था, तो यहाँ पे तो अल्फा कण क्या हुए, सीधे आगे चले गए, यहाँ पर भी सीधे आगे चले गए। तो यहाँ पर तो अल्फा कण इसको क्रॉस करके आगे निकल गए। अब ये वाले जो अल्फा कण थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये क्या होगा, ये अल्फा कण यहाँ से प्रतिकर्षित होकर कहाँ जाएगा, वापस इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से प्रतिकर्षित कर रहा है अल्फा अल्फा। ऐसे ही अपने पास ये वाला भी होगा, ये भी क्या करेगा, वापस प्रतिकर्षित करके अल्फा कण आगे जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि इसके सेंटर में यानी एक कण ऐसा था जो कहाँ आ रहा था अपने पास, ये अल्फा पार्टिकल था, ये कहाँ जाता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बीच में पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, वापस यहीं से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसमें ये 3 प्रोसेस होते हैं। तो इससे अपन क्या करते हैं, कुछ पता लगा सकते हैं कि परमाणु के सेंटर में कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट है जिससे ये अल्फा कण क्या हो रहा है, कोई तो उसको क्रॉस करके सीधा जा रहा है, कोई है जो उसको वापस मुड़ रहा है, और कोई ऐसा कोई एक आधा पार्टिकल या 8,000 में या 10,000 में से एक कण ऐसा है जो क्या हो रहा है, 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसके द्वारा ही अपन समझ सकते हैं कि फिर रदरफोर्ड ने ये सब करने के बाद बताया कि परमाणु में कुछ ना कुछ ऐसा बीच में धनावेश भाग है, ये इसको क्या क्या कहा गया अपन ने, नाभिक कहा गया। तो अपन बात करते हैं नाभिक की। तो ये सब निष्कर्ष निकलने के बाद रदरफोर्ड ने बताया कि इसके बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, यानी ये वाला अपना क्या कहलाया, नाभिक, जो ये वाला पोर्शन है। अब नाभिक से क्या होता है, कोई ये अल्फा कण नहीं टकराता है तो ये भी प्रतिकर्षित होकर क्या जाता है, दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया कि नाभिक है। नाभिक में अब कह सकते हैं कि नाभिक में तो क्या क्या होता है, अपन जानते हैं कि वैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते आए, केमिस्ट्री में भी काफ़ी पढ़ा होगा। नाभिक में आपके पास क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक बार तो यहाँ से अपन को पता लगता है कि इसमें क्या था, कुछ ना कुछ ऐसा धनावेशित भाग था जिसको ही अपन ने क्या नाम दिया, नाभिक। यदि नाभिक की त्रिज्या की बात करें तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻10 मीटर, यानी इसकी -15 मीटर। नाभिक की त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 10⁻10⁻15 मीटर। तो नाभिक की त्रिज्या जो मानी गई है 10⁻15 मीटर, इसकी ये गणना के द्वारा निकाली गई डेरिवेशन और प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। फिर अपन बात करते हैं कि जब नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर मानी तो परमाणु की त्रिज्या कितनी मानी। तो यदि परमाणु की बात करें, यानी परमाणु का गोला होता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, मैंने बताया था 10⁻10 मीटर। तो यहाँ पे ये दोनों की रेंज होती है कि नाभिक की त्रिज्या तो 10⁻15 मीटर और परमाणु का गोला 10⁻10 मीटर। तो ये सब किस में रहता है अपने पास, रदरफोर्ड स्पेक्ट्रम। तो ये जो अपन को पता लगाया जा सकता है वो कहाँ से लगाया जा सकता है, रदरफोर्ड के प्रयोग से लगाया जा सकता है। इसके बाद ये अपना टॉपिक था कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर, यानी नाभिक की खोज कैसे हुई। तो वो आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट लिखना है कि नाभिक की खोज कहाँ से हुई और कैसे आई। तो सबसे पहले तो आपको परमाणु थॉमसन मॉडल की व्याख्या करनी है कि उसमें क्या दोष थे, क्या कमी थी, कैसे वो मॉडल होता है और क्या होता है उसमें। उस कमी को दूर करने के लिए क्या आया अपने पास, रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड के साथ ई मार्शडेन और वो दोनों साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, तीनों ने मिलकर अपने रदरफोर्ड ये प्रयोग किया। इस बेस में इसने इस प्रयोग के द्वारा क्या कंसेप्ट निकाले, क्या निष्कर्ष निकाले। तो ये इसने निष्कर्ष निकाले थे कि अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है, परमाणु के बीच में कुछ धनावेशित भाग होता है, जो परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके एक ही जगह पर क्या रहता है, केंद्रित रहता है। यानी ये परमाणु का समस्त द्रव्यमान होगा, वो द्रव्यमान कहाँ पर केंद्रित रहेगा, अपना यहाँ पे केंद्रित रहेगा। फिर अपन इसने बताया कि ये जो बीच वाला पोर्शन है जहाँ से ये पार्टिकल दूर जा रहे हैं या रिपल्सिव हो रहे हैं, तो उसी को इसने नाम दिया कि ये बीच में क्या है अपने पास, नाभिक है। अब नाभिक तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि नाभिक में क्या क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। नाभिक में क्या क्या रहता है,
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, यानी नाभिक के अंदर जो पार्ट होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन धनावेशित है, यानी प्रोटॉन तो कैसा रहता है अपने पास, धनावेशित। न्यूट्रॉन कैसा रहता है, न्यूट्रल या उदासीन। तो अपन कह सकते हैं कि नाभिक धनावेशित कैसे हुआ, यदि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन तो धनावेशित है, न्यूट्रॉन क्या है, ऋणावेशित है। तो यहाँ पे जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो नाभिक कैसा हुआ है, धनावेशित हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि नाभिक तो क्या होता है, धनावेशित होता है, परंतु परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। दोनों चीज में डिफरेंस है, ध्यान रखना। नाभिक की बात करें तो नाभिक धनावेशित है, परंतु परमाणु क्या है, उदासीन है। कई बार प्रैक्टिकल के वाइवा में पूछा जाता है कि छोटा सा कंसेप्ट है परमाणु और नाभिक, तो परमाणु कैसा रहता है, उदासीन, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो कैसा रहता है, बराबर रहता है। और जब यहाँ पे बात करते हैं अपन नाभिक की, तो नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित है और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है। तो इसलिए ये नाभिक कैसा रहेगा अपने पास, धनावेशित रहेगा। तो ये आपको यहाँ से पता लगता है कि यहाँ से नाभिक की खोज होती है और नाभिक के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो अपन मानते हैं कि इसने कुछ और बताया कि नाभिक में यदि इसके मॉडल की बात करें तो इसने बताया था कि बीच में तो क्या रहता है अपने पास, नाभिक हो गया। और ये जो परमाणु का गोला होता है 10⁻⁻10 मीटर का, इसकी रेंज में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने यहाँ पे क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अलग से डायग्राम बता के बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या बताया अपन ने कि यहाँ पे सबसे पहले तो नाभिक बताया इसने, तो ये मान लिया कि अपना नाभिक है। ये हो गया अपना नाभिक, जिसमें क्या हो जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे अपन कहते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो ये हो गया अपने पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियाई। अब इसके बाद करें, ये जो परमाणु का गोला होता है, यानी इसमें ये इसके कक्षक होते हैं, जैसे KLMN या SPDF कक्षक होते हैं। तो वहाँ पे क्या रहते हैं अपने पास, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, ये जैसे S है तो इसमें 2, इसमें 6, इसमें 6, ऐसे क्या रहते हैं इलेक्ट्रॉन। अब अपन जानते हैं कि एक कंसेप्ट इसमें एक और आता है कि यदि ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, यानी यदि जब प्लस माइनस को पास लाया जाए तो क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है, यानी इन दोनों में आकर्षण होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन और ये प्लस है, यानी ये इसको आकर्षित हो जाना चाहिए, यानी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाना चाहिए, नाभिक के अंदर आ जाना चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है तो यही होगा, नाभिक तो हटेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। पर क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये कहता है कि यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वृत्ताकार निरंतर कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है तो ये क्या करेगा, अंदर ना जाके ये कंप्लीट उसके चक्कर लगाता रहेगा, यानी इसमें अलग अलग कक्षक रहते हैं, जैसे SPDF, S में 2, P में 6, ऐसे ही चक्कर लगाएगा तो यहाँ पे चक्कर लगा सकता है। तो ये वाला ही अपना कंसेप्ट था नाभिक की खोज या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियाई। तो थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन है, तो जो मैंने बोला है, जो मैंने बताया है, उसको आप नोट्स बना के अच्छे से लिखना। सबसे पहले परमाणु का थॉमसन मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या बताया, क्या निष्कर्ष बताए, उसने कैसे प्रयोग किया, उसके साथ प्रयोग करने वाला कौन था, कब किया प्रयोग, वो सब लिखना है आपको थियोरेटिकल कंसेप्ट में। तो नोट्स आपको अच्छे से अच्छे बनाने, यदि नोट्स अच्छे बनाओगे आप तो एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी, तो उसकी वजह से आप अच्छे से नंबर ला सकते हो। तो पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स लगभग थियोरेटिकल है, इसके लास्ट में एक यूनिट है पार्टिकल फिजिक्स, जो बहुत अच्छी यूनिट है, तो वो केवल कंसेप्ट है, तो उसमें थियोरेटिकल नहीं है, बाकी तो लगभग पूरी थियोरेटिकल है। तो अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो ये अपना फर्स्ट वीडियो था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियाई। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियाई में आपको 2 हो गए, तो परमाणु का थॉमसन मॉडल हो गया जो स्टार्टिंग हुई थी, उसके बाद रदरफोर्ड हो गया। अब इसके बाद आपको आएगा रदरफोर्ड स्कैटरिंग। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग का डेरिवेशन है, वो भी अपन आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो पहले एक बार जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है वो पूरा कर लेते हैं। तो ये आपका थियोरेटिकल कंसेप्ट था, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद। और BSc थर्ड ईयर वालों के लिए विशेष सूचना है कि आपका हमेशा थर्ड ईयर रहता, हो सकता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपके कैसे भी नंबर आए हो, पर थर्ड ईयर आपका लास्ट चांस है। जितनी ताकत लगा सकते हो, जितनी मेहनत लगा सकते हो लगा लो, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा आपको ना परसेंटेज लाने का, ना नंबर लाने का। तो मन के अंदर ऐसा दुख नहीं होना चाहिए कि हमें थर्ड ईयर में मौका नहीं मिला। तो थर्ड ईयर में आपके पास पूरा टाइम है, अभी बहुत टाइम है। नेक्स्ट ईयर के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो अभी साल भर है, तो आप आराम से ऑनलाइन पढ़कर या कॉलेज में पढ़कर या बुक से पढ़कर कैसे भी करके आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो अच्छा मौका है, आप जब डिग्री अच्छी होगी तो आगे आप अच्छे कैरियर चूज करने में ठीक रहेगा आपको।
तो आप सभी को BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट को सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।